दोस्तों, आज की कहानी है पति देव अपनी प्रॉपर्टी ही अपनी बहू के नाम कर दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बाजार में तो आज भयंकर भीड़ थी। त्योहारों के कारण पैर रखने तक की जगह नहीं। ऐसे में सासू माँ विमला जी द्वारा मंगाया गया सारा सामान खरीद कर जैसे तैसे बस पकड़कर माया घर की तरफ निकली, पर यहाँ भी किस्मत खराब। शाम के समय की भीड़, बस में भी बैठने तक की जगह नहीं। धक्का मुक्की करते हुए जैसे तैसे दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। 1 घंटे का सफर खड़े खड़े तय करके जैसे तैसे घर पहुंची। घर का दरवाजा खुला हुआ ही था। सासू माँ बाहर सोफे पर बैठकर उसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही माया घर में घुसी उसे देखते ही बोली, आ गई महारानी, कितनी देर लगा दी। यहाँ तो तुम्हारे चौकीदार बैठे हैं ना, हम लोग तुम्हारे घर की रखवाली करते रहेंगे। उनकी बात सुन माया को बुरा तो लगा पर कुछ कह नहीं सकती थी। जानती थी इनका स्वभाव ही ऐसा है, अगर कुछ बोलेगी तो 2 साल बातें वापस सुनाएगी। और इतनी थक चुकी थी माया की अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। बस इतना ही बोल पाई, माँ जी आज बाजार में बहुत भीड़ थी, ऊपर से बस में भी बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी। जैसे तैसे करके ही घर पर आई। उसकी बात सुनकर विमला जी ने ताना कसा, तो अब क्या महारानी, तेरे लिए एरोप्लेन मंगवाए, बस खड़ी खड़ी बातें बना रही हैं। या भूख से मेरा हाल बेहाल हो रहा है। बड़े नौकर चाकर लगे हैं जो इस बुढ़िया को कुछ बना कर खिला दे। जाकर फटाफट पहले चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर, उसके बाद रात के खाने की तैयारी कर। अरविंद भी घर आता ही होगा। माया को जो उम्मीद थी ठीक वैसा ही व्यवहार माँ जी ने किया था। सबसे पहले तो विमला जी को उनका सारा सामान दिया, उसके बाद रसोई का सारा सामान। रसोई में गई, वहां से अपने कमरे में अपना बैग रखने आई और हाथ पैर धोकर दोबारा रसोई में चली गई। फटाफट चाय चढ़ाई और दूसरी तरफ पोहे तैयार किए। चाय और पोहे लेकर विमला जी को दे आई। चाय पोहे देखकर भी विमला जी का मुंह बन गया और बड़बड़ करती हुई बोली, ऐसी निकम्मी बहू पल्ले पड़ी है, खाना बनाते ही जोर आता, कोई ढंग की चीज कभी नहीं बना कर देती, बस जब देखो पोहे बना कर दे देती हैं फटाफट। रसोई में पहुंचकर माया रात के खाने की तैयारी करने लगी। तैयारी करते करते ही बीच में अपनी चाय पे अभी भी सब्जी और दाल बनाकर आटा गूंथ कर अपने कमरे में आई ही थी कि अरविंद घर आ गया। विमला जी ने बेटे को देखते ही माया को आवाज लगाई, अरे अपने कमरे में क्या कर रही हैं? तो अरविंद आ गया। फटाफट उसके लिए चाय बना कर लिया। आए मेरा बेटा, कितना थक गया है। सुनकर माया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। या मैं भी थकी हारी आई हूँ, किसी को से कोई लेना देना नहीं, बस मशीन की तरह लगा रखा है काम पर। दिन भर घर का काम करो और ऊपर से कमा कर खर्च करो, मेरी कोई इज्जत नहीं। यहाँ पर अपने निकम्मे बेटे की जरूर है। सच है, निकम्मा बेटा भी इज्जत वाला होता है, पर कामकाजी बहू हमेशा सास के सामने निकम्मी ही होती है। अरविंद से माया की शादी 2 साल पहले हुई थी। माया के परिवार में उसके मामा मामी और उनके बच्चे ही हैं। माता पिता तो बचपन में ही चल बसे थे, उनकी तो शक्ल भी याद नहीं। मामी भी जैसे तैसे उसे झेल ही रही थी। इसलिए जैसे ही माया ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तो उसकी शादी अरविंद से करवा दी।
ये तक पूछताछ नहीं की कि वह कुछ कमाता भी है या नहीं। शादी होकर ससुराल आई तो पता चला कि अरविंद तो बेरोजगार है। अपने पिता ईश्वर लाल जी की कमाई पर ही पलता है, क्योंकि माँ का लाडला जो ठहरा, इसलिए कमाने पर ध्यान भी नहीं देता। ऐसा भी नहीं कि खूब धन संपदा है। ईश्वर लाल जी ठीक ठाक नौकरी थी, पर माँ के अंधे प्यार में बेटे को आगे बढ़ने नहीं दिया। ईश्वर लाल जी ने बहुत कोशिश की बेटे को कहीं सही जगह पर काम दिलवा दे, पर वह तो कहीं टिकता ही नहीं। हर काम में उसे कमी नजर आती है। कई बार नौकरी दिलवाने के बावजूद भी ये कहकर नौकरी छोड़ दी कि क्या मैं इन कामों के लिए बना हूँ। मेरे ख्वाब तो उनसे हैं जैसे खूब पढ़ा लिखा हो। अकल तो उसे शादी के बाद भी नहीं आई। विमला जी के ताने भी सिर्फ बहू के लिए होते। अक्सर यही कहती कि सोचा था बहू के आने के बाद कम से कम हमारे भाग्य फिरेंगे, पर इसके तो पैर ऐसे निकले कि बेटे की किस्मत भी नहीं समझी। नहीं तो बहुएं इतनी किस्मत वाली होती हैं कि घर की काया पलट हो जाती है। अब इन्हीं अंधविश्वासी लोगों को कौन समझाए कि काया पलट काम करने से होती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। बेटे के लिए तो कोई ताने नहीं होते थे, लेकिन बहू उसका तो खाना भी फालतू का खर्चा लगता था। दिन भर काम करने के बावजूद भी 2 वक्त की रोटी भी जैसे आसान होती थी। माया ने भी अपने पति अरविंद को खूब समझाने की कोशिश की, पर जिसे बैठकर खाने की आदत हो वही इंसान भला क्या काम करेगा। माया परेशान हो चुकी थी, वापस लौटना चाहती थी, पर लौट कर जाए कहाँ, इसलिए परेशान होकर माया ने ही जॉब ज्वाइन कर लिया। अब घर में पैसा आने लगा तो माया को भी लगा कि शायद अब सासू माँ के ताने कम हो जाएंगे, पर नहीं। सुबह भी काम करके जाओ, वापस आकर फिर काम में लगो। अब दिन भर काम में बिजी हो चुकी थी। कमा कर खर्च करने के बावजूद भी ताने तो कोई कम ना वे। उल्टा सासू माँ तो अरविंद को समझाने की जगह कई बार उसे बढ़ावा देती थी कि अरे तेरी पत्नी कमाती है, तुझे फला चीज की जरूरत है, वो तुझे दिला नहीं सकती क्या। कुछ दिनों बाद माया की ननद शिल्पा के घर पर उसकी जेठानी के बेटे का जन्मोत्सव प्रोग्राम था। शिल्पा की जेठानी का बेटा इस पीढ़ी में पहला बेटा था, क्योंकि इससे पहले उसकी जेठानी और शिल्पा को बेटियां ही थी। इस कारण से उसकी सास ने जन्म उत्सव बहुत जोर शोर के साथ मनाया। विमला जी और उनके परिवार को भी उत्सव में बुलाया गया। बच्चे के लिए उपहार, शिल्पा और उसके पति के कपड़े, उसकी सास की साड़ी, उसकी बेटी की ड्रेस, यहाँ तक कि सबको देने वाले शगुन के लिफाफे माया ने ईश्वर लाल जी के कहे अनुसार ही तैयार किए। इन सब में ईश्वर लाल जी ने न अरविंद से कुछ पूछा और ना ही उसे कोई जिम्मेदारी दी। ये बात विमला जी को बहुत अखर गई, इसके लिए वह माया को ही दोष देने लगी। लेकिन जिस दिन जन्म उत्सव के लिए उससे पहले ईश्वर लाल जी ने माया को बुलाकर पूछा, बहू सब तैयारी अच्छे से कर दी ना, देखो कोई कमी ना रह जाए। वो ने हमसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन हाँ अपने सत्र पर अपनी बेटी के ससुराल में कोई कमी नहीं रखना चाहते। जी पापा जी, फिर भी आप एक बार सब कुछ चेक कर लीजिए। अरे नहीं बेटा, मुझे तो उस पर पूरा भरोसा है, रहने दे, क्या चेक करना। ईश्वर लाल जी की बात सुनकर विमला जी जल भून गई। वही कमरे में बैठे हुए परवीन को भी बहुत बुरा लगा कि उसके पिता ने उससे कुछ भी नहीं पूछा, ना ही कुछ कहा। विमला जी ईश्वर लाल जी को सुनाते हुए बोली, हाँ हाँ, यही बहू तुम्हारी निया को इस मझदार में किनारे पर लगाएगी। लोग बेटों को पूछते हैं और ये देखो बेटे को तो पता ही नहीं कि क्या लेन देन हो रहा। उल्टी गंगा बह रही है। बहू से पूछा जा रहा, भाग्यवान पूछा उससे जाता है जो उस लायक हो। तुम्हारे बेटे में कोई
ऐसे गुण नहीं है कि उससे चाहे पति के मुंह से अपने बेटे के लिए ऐसी बात सुनकर विमला जी को बहुत गुस्सा आया और वह चिल्लाकर बोली, बस करिए, आप इस काम चोर के लिए जब देखो अपने बेटे को कोसते रहते हो, उसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? और ये नालायक काम चोर अपने पति के बारे में सुनकर भी चुप बैठी हुई है। काम चोर, वह भी तुम्हारी बहू। ईश्वर लाजी व्यंग से हंसते हुए अरविंद की तरफ देखते हुए बोले, सच है भाई, माँ की ममता अंधी होती है, लेकिन इतनी अंधी कि उसे खुद का निकम्मा बेटा भी इज्जत वाला नजर आता, पर खुद की कमाने वाली बहू उसके लिए हमेशा निकम्मी ही रहती है। आज मैं और बहू कमाना बंद कर दे तो आटे दाल का भाव तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अच्छे से पता चल जाए। और कौन सी इज्जत की बात कर रही हो तुम? इज्जत कमानी पड़ती है और तुम्हारे बेटे का कमाने से कोई लेना देना ही नहीं है। इस बेटे का इस घर में तो मुझे सिर्फ तुम्हारी बहू ही जिम्मेदार नजर आती है। सोच रहा हूँ अपनी जिम्मेदारियाँ उसी को समझा दूँ। सिर्फ जिम्मेदारियाँ ही क्यों समझाती हो? अपनी प्रॉपर्टी ही उसके नाम कर दो। विमला जी ने तंज कसा तो ईश्वर लाजी मुस्कुरा कर बोले, वैसे ये भी सही बात है, इसके बारे तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। ईश्वर लाल जी मुस्कुरा कर अपने कमरे में चले गए। यहाँ विमला जी और अरविंद दोनों परेशान हो गए। आखिरकार पहली बार विमला जी ने अरविंद को समझाया, बेटा अब तो कमाने में ही भलाई है, नहीं तो प्रॉपर्टी से भी जाएगा। सही छोटा मोटा काम ही कर, पर काम कर कमा कर ला। आखिरकार उस दिन के बाद अरविंद ने नौकरी ढूंढना शुरू कर ही दिया और कुछ दिन बाद आखिर उसे एक छोटी सी नौकरी